हाँ, आज की वार्ता का विषय है प्रौढ़ावस्था में समझने योग्य भारतीय चिंतन धाराएं। एक बार फिर आप लोग ध्यानस्थ हो जाएं और इससे जुड़ने की कोशिश करें। जो विषय में मैंने जैसे आपको बताया था कि अपने इस शीर्षक में तीन बड़ी चीज़ें हैं। एक प्रौढ़ के शब्द का प्रयोग किया गया, प्रौढ़ावस्था। तो वस्तुतः हमको प्रौढ़ावस्था का एक सामान्य अर्थ तो जो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो कुछ चिंतन है, इसके पीछे की जो कुछ सोच है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो सामान्यतया जब ये पूछा जाता है कि प्रौढ़ का क्या अर्थ है, तो हम सब लोग क्या मान लेते हैं कि प्रौढ़ का मतलब है एक आयुगत स्थिति, सिर्फ एक आयु के आधार पर कोई स्थिति होती है। लेकिन ये जो आयुगत स्थिति है, ये तो उसका एक बाहरी पक्ष ही है। ये कोई मतलब विचार करने योग्य या उस पर चिंतन करने योग्य जैसी चीज़ नहीं है। तो मैंने इसीलिए इस पर काफ़ी काम किया, और अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इस स्थिति में है तो हमारे लिए आगे की चीज़ काम की है, अगर हम वो चीज़ महसूस करते हैं तो इसलिए प्रौढ़ का अर्थ क्या है कि आयु सीमित नहीं है या आयु सीमित तक नहीं है, आयु से आगे बढ़ कर के है। तो यह हमारी गलतफहमी है। मैंने इसलिए आपके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें नोट किया है। यह हमारी गलतफहमी है कि अवस्थाएं एक क्रम से दूसरे क्रम के आधार पर आती हैं, अर्थात एक अवस्था बीत जाती है और तब दूसरी अवस्था आती है। ये जो हमारी मान्यता है ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक अवस्था के समाप्त होने पर जब दूसरी आती तो हमारा मानना ऐसा बन जाता है जैसे यही क्रम होगा। जैसे सामान्यतया ये माना जाता है मनुष्य जीवन की अवस्थाओं के बारे में कि वो होती है, शिशु से प्रारंभ होती है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था और फिर वयोवृद्धावस्था। ये स्टेजेस मानी गई हैं। अब जब ये स्टेजेस मानी गई हैं तो आपकी सामान्य मान्यता क्या बनी हुई है कि ये जो चीज़ें हैं शायद सब कुछ ऐसे ही क्रम में होंगी। अगर हम किसी बच्चे से कहें कि अभी तो प्रौढ़ावस्था की बात करें तो बैठ जाओ तुम लोग, बात करने का भी नहीं, कुछ और करने के लिए नहीं है। तो ये जो हमारी एक मानसिक सोच बनी हुई है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आगे सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किंतु अनुभव साक्ष्य यह है, the fact of experience is this, क्या है कि कई बार हम बुढ़ापे में किशोरावस्था का भी अनुभव करते हैं और कई बार युवावस्था में हम वृद्धावस्था की भी अनुभूति कर लेते हैं, और इसलिए समय समय पर हमें कई बार अलग अलग पक्षों की अनुभूतियाँ होती हैं। कई बार आप युवा को देखेंगे ऐसा लगता है जैसे वो 90 साल का हो, और कई बार एक 65-70 साल के व्यक्ति को देखें तो उसमें ऊर्जा और बाकी चीज़ों का प्रवाह कुछ ऐसा होता है कि जैसे वो बिल्कुल युवा हो। तो ये जो अवस्थाओं का स्थिति है ये आयुगत नहीं है। आपके विचार, आपकी शैली, आपकी सारी चीज़ों के आधार पर दिखेगा। तो प्रौढ़ का अर्थ क्या लें? तो अर्थ क्या हुआ इस संदर्भ में? अगर हम प्रौढ़ का अर्थ समझेंगे तो ये केवल आयु समूह से नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आयु में भी एक और परेशानी है। मैंने कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ा तो उसमें कहा कुछ लोग प्रौढ़ को मानते 35 से 45 साल, युवावस्था से वृद्धावस्था के बीच में। हाँ, तो अभी तो युवावस्था का तय करना भी अपने आप में है, लेकिन मान लीजिए प्रौढ़ के बारे में करना तो एज ग्रुप आता है। जनरली जो लोगों के बारे में आता है वो है 35 से 45, 40 से 55 या 50 से 60। ये सामान्यतः प्रौढ़ की एज ग्रुप के रूप में माना जाता है। लेकिन तो हम किसी भी आयु समूह को स्वीकार कर ले प्रौढ़ के मामले में, लेकिन वो सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि जो सारा आपका ध्यान है, ध्यान केंद्रित हो रहा है एज ग्रुप को लेकर के ही ध्यान हो रहा है, और आपका और मेरा जो विवाद हो रहा है वो किस पे हो रहा है? नहीं साहब 55 से मत मानो, आप 35 से शुरू कर दो। कोई कहेगा कि नहीं साहब 60 तक मानो, 60 तो वृद्धावस्था आ जाती है इसलिए आप उसको मानिए। तो ये जो विवाद चलता है या हो सकता है, ये कितना विवाद करके फिर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का एज ग्रुप भी अगर आप ले आएंगे तो भी वो सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? अब आगे चलिए इसमें। क्योंकि प्रौढ़ शब्द एक गिनती मात्र नहीं है, अपितु एक मनोभौतिक
है ना, साइकोफिजिकल स्थिति का नाम है। तो जो साइकोफिजिकल आपकी एग्जिस्टेंस है या जो अवस्था है वो एक्चुअल में प्रौढ़ के आसपास आती है, प्रौढ़ कहलाती है। तो वो ये एज ग्रुप से ज़्यादा आपकी मनोभौतिक स्थिति क्या है, साइको फिजिकल कंडीशन आपकी क्या है, उस पर आपका प्रौढ़ होना डिपेंड करता है। अतः अब आपने, चूँकि बहुत सारी बात थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें काटी आपके लिए, अपने बिल्कुल खास चीज़ें लाया। तो अतः मेरी दृष्टि में प्रौढ़ का अर्थ वह मनोभौतिक स्थिति है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको सुनना और समझना है अपने को, जिसमें सभी अवस्थाएं शिशु से वृद्धावस्था तक, वयोवृद्धावस्था तक उद्घाटित हो चुकी हो। क्या कहेंगे प्रौढ़ किसको कहेंगे? अगर ये पूछा जाए तो इसका सही और वास्तविक जो अर्थ हो जाता है कि जिसमें जीवन की जितनी स्थितियां हैं वो सब स्थितियों का प्रस्फुटन हो चुका हो। ये जो आपने क्रम के बाद में बता रखा है, जैसे जब जवानी है तो बुढ़ापा है ही नहीं, तो ये एक नॉनसेंसिकल चीज़ है। जवानी होती तो उसमें ऐसा नहीं होता कि बुढ़ापा नहीं। कई बार आपने देखा होगा, हम एक 28-30 साल के व्यक्ति को कलेक्टर बना देते हैं, वो बनता है वो और काम करता है। मैं IAS के कितने एग्जामों में देखा हूँ, है ना, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। और कई बार आपको ऐसा लगता है ये क्या है, उम्र इनकी 60 साल की उम्र है, ऐसी बात कर रहे हैं। एक 22 वर्ष का उदाहरण भी आपको मिल जाता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो वाकई में हमको जो समझ में आता है, एक ही मनोभौतिक स्थिति का नाम है। तो मैंने एक विशेष चीज़ आपके लिए ये की है कि शिशु अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक सब प्रस्फुटित हो चुकी हों। और इसको गुणात्मक रूप से अगर कहा जाए तो गुणात्मक रूप से ये कहा जाएगा, एक तो परिपक्वता होनी चाहिए प्रौढ़ में, और जीवन का कोई भी क्षेत्र अज्ञात उसके पास न हो, उसकी दृष्टि से ओझल न हो। मतलब जीवन के जितने सामान्य रूप से अनुभव करने वाले पक्ष हैं वो उसको अनुभव हो चुके हों, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से और चीज़ों के रूप से। और अगर हम सामान्य रूप से बोलचाल की है, अपने व्यवहार के अलावा आपने भी सब लोगों ने शायद सुना होगा, मेवाड़ में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ दिनों पहले सुना और मैंने समझा इसको। ये कहते हैं वो कौन है साहब? अरे साहब वो दाना मनक है। कभी सुना आपने? दाना मनक है, क्या मतलब है दाना मनक? एक्सपीरियंस, बूढ़ा नहीं, एक्सपीरियंस, नो, नॉट एन ओल्ड मैन, दाना मनक। तो मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से कहीं पूछा, ये दाना मनक बार बार आप शब्द प्रयोग करते हैं, इसका क्या अर्थ है? और बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कहा दाना मतलब है जो दादा और नाना बन चुका हो, दा और ना जो दा और ना मतलब जो दादा और नाना बन चुका हो, उसमें थोड़ी प्रौढ़ता आई है। He has seen both the aspects। तो ये जो इसका होता है ये कहा जाता है। दूसरी एक और बात है, ये मेरा अपने जीवन का एक आपको अनुभव बता रहा हूँ। हमारे वाइस चांसलर मेरे पास में रहते हैं, एग्रीकल्चर के VP सिंह साहब, VP सिंह साहब। तो VP सिंह साहब थे, तो मैं जब तबीयत ठीक थी तो घूम करके रोज आता था। तो उन्होंने मुझे कहा एक बार कि डॉक्टर साहब कितना अच्छा है कि मैं भी आपकी तरह सुबह घूमने जाता, वैसे 5-7 किलोमीटर और आ जाता और तो मैंने बजाय सरल उत्तर देने के उनको कहा, और चूँकि ये उपयोग हुआ इसलिए मैंने इसको यहाँ नोट किया। मैंने उनको कहा कि ऐसा है सर, आप बुढ़ापे में चल रहे हैं और मैं बुढ़ापे की जवानी में चल रहा हूँ। बुढ़ापे के भी स्टेजेस कर दिया। यस, विच वी इग्नोर, अपन मानते ही नहीं है। जबकि बुढ़ापे का भी बचपन होता है, बुढ़ापे की भी जवानी होती है और बुढ़ापे का बुढ़ापा भी होता है। तो ये स्थिति है। तो इसलिए अगर हम ये देखें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रौढ़ की वाकई में स्थिति क्या होती है। प्रौढ़ व्यक्ति जीवन के किसी भी एस्पेक्ट के प्रति अनअवेयर नहीं हो पाता। तो इसके समझिए कि आप उसमें मैच्योरिटी आई है। किसी भी तरह का मसला हो, कोई भी तरह की बात हो, उसमें एक अनुभव की गहरता, गंभीरता, गहनता होती है। तो ये अगर प्रौढ़ की स्थिति है तो हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आगे चलिए, यहाँ हम ऐसे ही प्रौढ़ मतलब केवल आयु के हिसाब से बात ना करके या आयु ग्रुप के हिसाब से बात न करके, यहाँ हम ऐसे ही प्रौढ़ व्यक्ति के लिए जो जीवन के विभिन्न पक्षों के अनुभवों से संपन्न है, उनके समझने योग्य भारतीय चिंतन धाराओं पर चर्चा करेंगे।
अब अपनी चीज़ यहाँ से पकड़ में आती है कि वैसे प्रौढ़ जिन्होंने सब ने कहीं न कहीं अपने जीवन के बहुत सारे पक्षों को देखा, समझा है, ऊंच नीच को समझा है, धूप छाया को समझा है, ऐसे लोगों को के ग्रुप के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, भारतीय चिंतन धारा की क्या चीज़ है, ये बात कर रहे हैं। और जिन्होंने जीवन के काफ़ी कुछ वर्ष बिता चुके हैं जो लोग, और जिनके कुछ वर्ष जीवन के अभी बिताने शेष है, ऐसी स्थिति वाले प्रौढ़ लोगों के लिए जो भारतीय चिंतन धारा है उनके बारे में बात करनी है। अब आगे चलिएगा। इसी तरह से अब आप फिर आइए, अगर अच्छा होता, मैं चाहता था कि दिव्य प्रभा जी होती, कि दर्शन और भारतीय से अपन क्या समझते हैं। ठीक है, दर्शन और भारतीय से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सामान्य रूप से दर्शन की इतनी ज़्यादा परिभाषाएं हैं, ठीक है, कि उन सारी परिभाषाओं की यहाँ बात करने का कोई उपयोग ही नहीं है अपनी इस वार्ता में, उसका कोई उपयोग ही नहीं, क्योंकि इतनी डेफिनेशन है, कंट्रोवर्सीज है, सब कुछ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि कोई भी परिभाषा न तो पूर्ण है और न संगत है और न सभी को स्वीकार्य है। चाहे जो मैं डेफिनेशन लेके आ जाऊँ आपके सामने और बहुत आपके घंटे 2 घंटे खराब कर दूँ, तो कोई भी सर्वसम्मत दर्शन की कोई परिभाषा नहीं है, नहीं दी जा सकती है। अब जब नहीं दी जा सकती तो क्या हुआ, इसका परिणाम ये निकला कि लोगों ने एक नई परिभाषा बना दी, और वो जो समझ में ना आए वो दर्शन है। जो समझ में ना आए वो दर्शन है, ये कह दिया लोगों ने। और प्रचलित भी यही हुआ है, लोक व्यवहार में जो प्रचलित हो गया वो यही हो गया, तो जो पकड़ में ही नहीं आए साहब वो छोड़ नहीं पता चलता है जिसका, हाँ मतलब ये तो ये भूल जाओ इसको। तो ये कह दिया उन्होंने कि जो समझ में नहीं आया वो दर्शन को जाए। लेकिन मैंने इस परिभाषा, जो प्रचलित परिभाषा, इस पर विचार किया, और इस पर विचार करने के बाद यह भी गलत परिभाषा है। क्यों गलत परिभाषा है? क्यों ये गलत इसलिए परिभाषा है क्योंकि सबको तो कुछ समझ में आता नहीं, मतलब जो सबकी समझ में नहीं आए वो दर्शन हो गया। लेकिन इसका मतलब है कुछ को तो समझ में आता है। भाई आपने कहा ना जो किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ को तो आ ही रहा है, तभी तो वो चल रहा है। तो इसलिए मतलब कुछ को समझ में आता है और बाकी बहुत सारे लोगों को नहीं आता। और कुछ पहले भी लोगों को समझ में आया है दर्शन। एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति हो गई, जो लोग ये कहते हैं कि जो समझ में नहीं आ सकता, ऐसी कमेंट करते हैं, उनको इतना तो समझ में आएगा, हमको समझ में नहीं आ सकता। उनको ये तो समझ में आया कि भाई हम अपन नहीं समझ सकते यार, ये मामला कुछ और लोगों के समझने का है, इतना तो समझे वो, तो ये समझ भी है। तो ये कैसे कह रहे हो कि आपको समझ में नहीं आया? भाई अगर आप ये कहते हैं कि ये रास्ता बापू बाजार नहीं जाता, मान लीजिए आपने ये उदाहरण दिया, तो अगर आपने ये कहा कि ये रास्ता बापू, इसका मतलब आप जानते हो कि वो रास्ता नहीं जाता है। यू हैव ट्राइड टू गो थ्रू दैट रोड, और वो नहीं पहुँचाया उसने आपको, इसलिए आप कह रहे हो। तो अर्थ क्या हुआ? दर्शन जो आपको समझ में नहीं आया, ये कहना भी एक तरह से समझना हुआ उसका, और ये भी परिभाषा स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकती है। इसलिए जो समझ गए हैं, अब सवाल ये कि मैं आपको उलझा देता हूँ, तो ऐसा थोड़ी कि मैं आपको निकालना नहीं चाहता हूँ। सबके माइंड में तो आप हलचल मचाई मैंने, तो मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं आपको उस हलचल से बाहर लाऊं। और इसलिए मैंने फिर अपने कहा कि मेरी दृष्टि, अब आप समझिए, इससे आप सही चीज़ पकड़ पाएंगे। मेरी दृष्टि से दर्शन समझ में आता भी है और समझाया भी जा सकता है। दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है। दर्शन समझ में भी आता है और समझाया भी जा सकता है, और यही कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे। दर्शन को समझने के लिए 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस ये 2 बातें मैं आपको समझा दूँ तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, अब आप एक थोड़ा सा वाक्य को ध्यान दीजिएगा। दृश्य को देखने की दृष्टि का नाम दर्शन है। जो भी दृश्य हमारे सामने उपस्थित है, समाज का हो, प्रकृति का हो, किसी और का हो, दुनिया का हो, परिवार का हो, जो भी दृश्य आपके सामने है, उस दृश्य को देखने की जो दृष्टि है उसका नाम है दर्शन। तो दर्शन एक दृष्टि हो गई, इट्स ए व्यू पॉइंट, जो इसको देखने का वो हुआ। यह दृष्टि चाहे पश्चिम की तरफ हो या पूर्व की तरफ से हो, उस दृश्य को समझने की, उस दृश्य को देखने की, तो उस दृश्य को देखने की जो दृष्टि हो,
चाहे ईस्टर्न स्टाइल से हो चाहे वेस्टर्न स्टाइल से हो, वो क्या कहलाएगा? वो दर्शन कहलाएगा। अब दूसरी एक और चीज़ समझिए इसमें, दृष्टि किसी दृष्टा की होती है। कोई भी दृष्टि बिना दृष्टा के तो हो ही नहीं सकती। भाई देखेगा तब जबकि कोई देखने वाला होगा। तो जो देखने वाला है वो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए दृष्टि किसी दृष्टा की होती है, इसीलिए उस दृष्टा को दार्शनिक कहा जाता है। तो दार्शनिक का यहाँ पे अर्थ क्या है? अब आप आज के बाद में उसका वो अर्थ भूल जाएंगे। दार्शनिक का मतलब वो नहीं जो ऊंचा नीचा सोचता है, उठपुठान सोचता है। दार्शनिक का मतलब जिसने देख लिया हो, जो दृश्य है उसको देख लिया हो, वो दार्शनिक। मतलब आपने किसी चीज को देख लिया है, समझ लिया, वो क्या हो गया? तो आप उस दृष्टि से दार्शनिक है, क्योंकि आपकी दृष्टि में वो चीज है, वो समझ में आया आपको कुछ। अब आपको समझ में नहीं आया, या आप फिर दृश्य के साथ अपनी दृष्टि बदलते रहते हैं। देखिए सूरज आज से पहले विश्व पितामह के टाइम से लेके आज तक जैसा सूरज उग रहा है वैसे ही उग रहा है, लेकिन उससे संबंधित ज्ञान में कितना, और ज्ञान के प्रति जो दृष्टि उसमें कितना परिवर्तन हो गया है। तो परिवर्तन किस में होता है? ये बाह्य चीज में ना होकर के दृष्टियों में होता है, और इसलिए दर्शन बदलते रहते हैं। दर्शन में नए सिद्धांत आते रहते हैं। दृश्य चाहे वो रहता है, लेकिन दृष्टि बदलने से दृश्य भी बदला हुआ होता है। तो ये समझ में आनी चाहिए, और इसको देखने का एक तरीका है। मतलब जैसे मैंने कहा, दृष्टि जो दृश्य को देखती है, तो दृष्टि का की एक तरीका है, विधि है, मेथड है। और वो जो मेथड है उसको बहुत सिंपल अंग्रेजी में मैंने आपके लिए लिख दिया है, जो आज तक ऐसी डेफिनेशन कम लोग लाए हैं, जो मैं आपके लिए लाया। वो ये है, वन हु सीज फेमिलियर थिंग्स इन एन अनफेमिलियर वे एंड अनफेमिलियर थिंग्स इन ए फेमिलियर वे। जो परिचित चीजें हैं, घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको अपरिचित या नए तरह से जो देखता हो, और जो अजनबी या विचित्र या न देखी जाने वाली चीजें उनको बहुत ही परिचित अंदाज में देखता हो, वो दार्शनिक होता है, वो दृष्टा होता है, या वो मेथड है उसका। क्योंकि अगर जैसे सभी लोग इस चीज को देखते हैं वो भी ऐसे ही देखे, तो उसमें तो कोई दृष्टि या चिंतन का विकास हो ही नहीं सकता। वो तो सब यही मानेगा, वो तो जैसी दुनिया वैसे ही चल रहा है। तो दर्शन वाली चीज तो नहीं आई उसमें। तो कोई हट करके उसका आता है, आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको अपन कभी कभी कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये अगर आपके पास आ जाती है, या वो आप देखने लग जाते हैं, तो क्या हुआ? भाई आप कभी कभी ये विचार कीजिए, महावीर हों, बुद्ध हों, ऋषि मुनि हुए, ये क्या है? भाई मैं आपसे एक सीधा सा, सब लोग अपन जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अपन जानते हैं कि बुद्ध ने क्या देखा? वो 3 दृश्य देखे। ये 3 दृश्य अपन सब लोग नहीं देख रहे हैं रोज। कौन से 3 दृश्य? मतलब वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, अर्थी को देखा। ये तीनों दृश्य देखे उन्होंने, और ये तीनों दृश्य देख के उनको जो कुछ उनकी दृष्टि फेमिलियर थिंग्स को चूंकि उन्होंने अनफेमिलियर वे में देखा, इसलिए कुछ दूसरी तरह का विकास और चिंतन हो गया। और अपन लोग क्या करें, 10 बार हम अपन शमशान चले जाएं, 10 बार अपन किसी बीमार आदमी को देख लें, 10 बार हम किसको, हमारी तो कुछ दृष्टि जो की नहीं थी, इससे ज़्यादा हम आगे बढ़ते ही नहीं। क्यों? वी सी फेमिलियर थिंग्स इन ए फेमिलियर वे एंड अनफेमिलियर थिंग्स इन अनफेमिलियर वे। तो अपनी तो ये सामान्य दृष्टि हो गई, लेकिन जो दूसरा आदमी है वो उन फेमिलियर चीज़ों को अनफेमिलियर रूप में देखता है, और जो उसको देखता है वो दूसरे रूप में देखता है। तो इसलिए आपके और उसमें फर्क हो जाता है। तो दृष्टि की वजह से ही तो ऐसा हुआ, उसकी सोच की या उसके तरीके की वजह से हुआ। घटना वही है, लेकिन फर्क पड़ा। तो ये जो आपकी हुई फेमिलियर चीज़ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने इस 2 उदाहरण आपके लिए नोट कर लिए। पहली बात है, अपन सब लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने बुद्ध का उदाहरण दे दिया आपको कि ऐसे 3 दृश्य, चौथा दृश्य उन्होंने देखा, तो पूछा किसी से, चौथा दृश्य उन्होंने देखा था बुद्ध ने, एक पेड़ के नीचे एक युवा सन्यासी बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। तो उन्होंने जो अपना सारथी था, जिसके रथ में बैठ के वो गए थे, उससे पूछा कि भाई ये बीमार आदमी है कि नहीं, ये बूढ़ा आदमी है कि नहीं, तो ये अर्थी की टाइप है क्या, बिल्कुल ऐसा सिर्फ लंगोटी लगा के बैठा है, तो ये अर्थी है कोई जो ऐसी बिठा दी गई है? तो कहता नहीं, ये नहीं है भाई, ये तो शांति की तलाश में गया हुआ एक आदमी। तो ये क्या होता है? पूछा उन्होंने।
और यहाँ से बुद्धत्व शुरू हो गया इन चीज़ों से। तो अर्थ क्या हुआ कि वही दृष्टिकोण है, वही चीज़ें हैं। तो ऐसा एक और उदाहरण लाया, कबीर है। कबीर क्या करते हैं, कबीर ने एक सीधी सी बात कही और उससे आपको फेमिलियर और अनफेमिलियर वे का थोड़ा सा पता चलता है। 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पोन, रहे अचंबा है गए अचंबा कौन। ये 9 द्वारे का पिंजरा है, इसमें एक पंछी रहता है और 60 70 80 साल तक रह जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि 9 दरवाजे हैं, उसके निकलने के कभी भी फड़फड़ा के निकल सकता है वो, लेकिन नहीं निकलता और टिका रहता है। तो वो कहते हैं कि रहे अचंबा है, वो इसमें रह जाता है इस पिंजरे में। ये अचंबा है, ये अचंबा कौन, जो यहाँ से निकल गया वो अचंबा थोड़ी है, क्योंकि ही कैन फ्लाई एट एनी टाइम। जो अंदर जीव है वो तो कभी भी उड़ सकता था, नहीं उड़ा, 80 साल 90 साल तक रह गया आपके। तो ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात ये नहीं है कि वो उसमें रह जाता है पिंजरे में। सीइंग द फेमिलियर थिंग्स इन एन अनफेमिलियर वे। ऐसे राधा कृष्ण का उदाहरण देता हूँ आपको। राधा कृष्ण राष्ट्रपति भवन में बैठे बैठे लिख रहे थे। सुबह 10 बजे उनका चीफ सेक्रेटरी आया और उनको एकदम परेशान उसमें कहा, सर सो एंड सो ग्रेट पर्सनैलिटी हैज़ डाइड। ये सूचना दी, फलाने फलाने आदमी कब हो गया। राधा कृष्ण कलम रखे, सीधा सा गर्दन झुका के देखी, सो व्हाट, वन डे यू एंड आई विल ऑल्सो डाई। फेमिलियर थिंग्स को अनफेमिलियर वे में देखना और अनफेमिलियर थिंग को फेमिलियर वे में देखना, ये एक दृष्टि आपकी वो बन जाती है। तो इसलिए इन्होंने ये किया। तो ये आपको समझना है कि दृष्टि दर्शन का तो ये बेसिक अर्थ है। अब आगे चले, भारतीय का क्या अर्थ है, क्योंकि आपका जो विचार है वो भारतीय दर्शन से संबंधित है ना। तो दर्शन तो हुआ, अब भारतीय का क्या मतलब है। जैसे प्रौढ़ का अर्थ विशेष एज ग्रुप से नहीं था, ठीक उसी तरह से भारतीय का अर्थ भी एक विशेष भूभाग और उसमें रहने वाली एक जाति विशेष समुदाय से नहीं है। तो क्या है फिर, मान लो भारतीय का क्या अर्थ करेंगे, तो ये क्या है, अपितु सामूहिक चेतना की समस्वरूपात्मक वह स्थिति जो संस्कारगत है। अब भारतीय का मतलब क्या हो जाएगा, संस्कारगत है और सामूहिक चेतना, न केवल आपकी, न केवल आपकी, न केवल आपकी, पर हम सबकी जो सामूहिक चेतना बनती है वो भारतीयता होती है, वो भारतीय है, उसको हम भारतीय कहेंगे। तो ये जो संस्कारगत सामूहिक चेतना है वो, इसी में हमारी सब कुछ क्या क्या समाये हुए हैं, सभ्यता समाई हुई है, संस्कृति समाये हुए हैं, मूल्य समाये हुए हैं, आस्था समाई हुई है और जीवन दृष्टिकोण इत्यादि सारे पक्ष इसमें शामिल हैं। इस सामूहिक जो चेतना है, संस्कारगत चेतना है, वो भारतीयता है, वो भारतीय है। ये किसी देश प्रदेश विशेष में रहने या जोग्राफिकली जो हम गिनती कर लेते या नाप तोल कर लेते, ये या टाइम आल्सो है, यस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो टाइम ऑल्सो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसलिए कहा गया। अब इसलिए मैं फिर कंक्लूड कर रहा हूँ इस पॉइंट को। इसलिए भारतीय दर्शन धाराओं का सरल अर्थ हुआ दृश्य को, ध्यान रखिए जो मैंने पहले कहा, दृश्य को सामूहिक संस्कारगत चेतना की दृष्टि से देखना, समझना या जानना। ठीक है, यहाँ हम इन धाराओं पर विस्तार से चर्चा न करके केवल प्रौढ़ावस्था में उपयोगी और सार्थक उनके कुछ समझने योग्य बिंदु तक ही अपनी बात को सीमित रखेंगे। क्योंकि अगर हम उन धाराओं की चर्चा करें तो वो तो बहुत बड़ा विस्तार है, तो महासागर है, उस महासागर को यहाँ कहाँ समेट सकते हैं अपन। तो उस पर बात ना करके प्रौढ़ावस्था को ध्यान में रख करके हमको इनकी धाराओं के मुख्य बिंदु की बात करनी है। अब इन मुख्य बिंदु पर हम आते हैं और अब जो प्रौढ़ावस्था और ये मुख्य धारा के बिंदु, इनको जोड़ने वाली कड़ी क्या हुई, मतलब हाउ विल बी कोरिलेट, है ना। प्रौढ़ावस्था की जो स्थिति वो और इन धाराओं के जो मुख्य समझने योग्य बिंदु, इन दोनों को हम जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने से पहले हमको, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आया और मुझे बड़ी खुशी हुई इसको लिख करके कि सामान्य तौर से हमको एक प्रौढ़ की, आधुनिक प्रौढ़ की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मतलब इससे पहले कि हम दोनों चीज़ों को जोड़े, इससे पहले हमको क्या करना है, प्रौढ़ की स्थिति को समझना जरूर है। प्रौढ़ का क्या होता है ये तो मैंने समझा दिया, पर वर्तमान प्रौढ़ और अतीतकालीन प्रौढ़ में तो फर्क होगा ना। तो वर्तमान प्रौढ़ जो व्यक्ति है
उस वर्तमान प्रौढ़ को, उसकी स्थिति को समझना जरूरी है, तभी हम उसकी स्थिति से इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। नहीं तो वो कटे कटे रह जाएंगे, प्रौढ़ कहीं होगा ना, वो ये बिंदु कहीं और चले जाएंगे। तो इसलिए हमको उस प्रौढ़ को, वर्तमान प्रौढ़ मतलब इस युग के प्रौढ़ को समझना बहुत आवश्यक है। और इस तरह के आधुनिक प्रौढ़ को समझने के लिए क्या जरूरी है, मैंने लिखा 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। पहली बात, और ये अपन सब लोगों से संबंधित है, तो इसको लिख के मुझे बहुत आनंद आया, मज़ा आ गया। क्या कारण हुआ, इस प्रौढ़ को समझते हुए मुझे 2 चीज़ें इतनी अच्छी विचारधारा में आई। रात की 11 साढ़े 11 बज रही थी जब मैं ये लिख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें था कि प्रौढ़ के 2 एस्पेक्ट मैंने नोट किए आधुनिक, वो समझिए आप। अतीत की घटनाओं, निर्णयों, असफलताओं, असमर्थताओं और अवसरों का लाभ न उठा पाने के कारण पश्चाताप, ग्लानि, अपराध बोध या हतभागिता, मिसफॉर्चून से बोझिल मन, एक आज के आधुनिक प्रौढ़ की एक स्थिति तो ये है, एक पक्ष तो ये है। क्या पक्ष है? अगर आप भी कभी अपने जीवन के पिछले क्षणों में जाए तो बहुत सारी, यार मैंने वहाँ गलती की, ये निर्णय गलत लिया, ये बहुत ऐसा किया, या यूं कर दिया, या वो कर दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, 50 तरह से आपके पास विचार आते हैं, या बहुत सारी आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा गलती हुई है। तो इन सब चीज़ों से मैंने फिर आपको एक वाक्य पढ़ देता हूँ कि अतीत की घटनाओं, निर्णयों, जो भी आपने अतीत की घटनाएं हुई और उसके बारे में आपने निर्णय लिया और उसमें कोई असफलता आ गई, या कोई किसी मामले में आप असमर्थ रह गए, यार ये करना था, बिजनेस में ये पैसा लगाना था, इसमें ये करना था, उसमें ये कर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इससे बचते, इसके कारण आपके मन में एक पश्चाताप होता है, एक रिग्रेट, सेंस ऑफ रिग्रेट होता है, यार ये ऐसा करते कितना अच्छा होता, आज ज़िंदगी कैसी होती, ये होता तो ज़िंदगी कैसी होती। तो ये सारी चीज़ों से, ग्लानि से और अपराध बोध से, गिल्ट से, और एक अपना मेरा मिसफॉर्चून रहा साहब, इन सब से बोझिल मन होता है आज के आधुनिक प्रौढ़ का। ये भूतकाल से संबंधित उसका पक्ष है, ठीक है। और इसलिए क्या होगा, इसलिए उसका व्यक्तित्व जो हुआ, आधुनिक प्रौढ़ का जो व्यक्तित्व हुआ, वो पश्चाताप की धीमी आंच में जलती हृदय भावना से भारी मन रहता है उसका। ये उसकी आधुनिक प्रौढ़ की एक स्थिति है। अब चलिए दूसरा एस्पेक्ट उसका, उसकी विशेषता, ये भी अब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने जान करके इसको थोड़ा विस्तार से लिखा है कि आगामी भविष्य की अज्ञात असुरक्षा का भाव। अब जितने बचे हुए जीवन में एक पता नहीं क्या अननोन फियर, ये उसके मन में रहता है जो प्रौढ़, आधुनिक प्रौढ़ है। फिर खराब स्वास्थ्य और ढलती आयु की चिंता, ये सभी प्रौढ़ लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा है और ढलती आयु की चिंता। परिवार सदस्यों में बढ़ते अलगाव और आपसी संबंधों के बीच बढ़ती दूरियों में संतुलन बनाए रखने की चिंता, क्योंकि प्रौढ़ चूंकि बेचारा वो सबसे उस हेड ऑफ द स्टेट मतलब फैमिली पे खड़ा हुआ है, तो उसके सामने समझ आया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये पीछे वाले जितने लोग हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, उनमें दूरियां बढ़ रही है, तो मैं कैसे इनमें संतुलन करूं, इस चिंता से ग्रस्त है। ये रहा, आगे देखिए, संपत्ति की सुरक्षा और उसके संतुष्टिपूर्ण बंटवारे और उसके उपयोग का दिमाग पर भार, ये रहता ही है। आप अभी मुकेश अंबानी ने सब वो उनको बिठाया, बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट को बिठाया, हाउ शुड आई डिस्ट्रीब्यूट माई प्रॉपर्टी, इसके लिए पता नहीं लाखों रुपए खर्च किए उसने। आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़े तो ये आएगा, क्योंकि जब संपत्ति बनाना बहुत अपने आप में एक अलग पक्ष है, और उसका दूसरा पक्ष है उसको वापस कंटिन्यूटी में कैसे हम सुरक्षित रखें और पास ऑन कर दें अपने लोगों को, अपने उत्तराधिकारियों को सही रूप में करें, ये बहुत बड़ी चिंता रहती है। भार स्वयं, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, स्वयं के जीवन में वास्तविक खुशी के घटते हुए अवसर, वास्तविक खुशी जो आप पहले थे प्रौढ़ से पहले, ये वास्तविक जीवन में घटते हुए अवसर, खुशियों के, मतलब मन कभी प्रफुल्लित हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, बस हाँ ठीक है चल रहा है, काम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। तो ये जो प्रफुल्लित न हो पाना जो कभी हुआ करता था, वो अवसर दिन पर दिन ऐसे आज के आधुनिक प्रौढ़ के ऐसे अवसर कम हुए। भले वो पार्टियों में चला जाए, जन्मदिन मना ले, मैरिज एनिवर्सरीज मना ले, कुछ भी कर ले, पर मन पता नहीं छिटक करके कहीं ना कहीं चला जाता है, नहीं आता,
उस स्थिति में नहीं आता। तो ये जो एक स्थिति है, ये आधुनिक प्रौढ़ की एक स्थिति है। और आगे चलिए फिर, वास्तविक खुशी के घटते अवसर और सबसे बड़ा प्रश्न अगर उसके सामने है, शेष बचे जीवन के वर्षों में सार्थक भाव की तलाश, मीनिंगफुलनेस। अरे भाई नौकरी पूरी हो गई या सारा सब कुछ हो गया, अब मेरे बचे हुए जीवन में मतलब मीनिंगफुलनेस कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से मिलती है मुझे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उसके दिमाग में या बाहर उसके मन में रहता है। और कभी कभी बिजली की तरह दिमाग में ये विचार कौंधना कि अचानक कभी भी मैं समाप्त हो सकता हूँ। इस भाव की कभी कभार उभरने वाली झलक से घायल होता दिल और दिमाग। ये पूरा दूसरा पक्ष है जो भविष्य से संबंधित है, एक पक्ष है जो पास्ट से संबंधित है, जिसमें आपको रिग्रेट है, और इधर वाले में आगे में बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना, अनिश्चितता का भावना, और न क्या है। अब प्रश्न ये होता है, ऐसी मानसिक भौतिक स्थितियों से घिरे हुए आधुनिक प्रौढ़ के लिए भारतीय दर्शन धाराएं उपयोगी और सहायक हो सकें, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आप कितने बड़े बड़े आदर्शों की बात कर ले, लेकिन असली समस्या तो ये है, इस समस्या से अगर हम उसको नहीं जोड़ते हैं तो बाकी चिंतन का और बाकी बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे सिद्धांत और आदर्शों का क्या मतलब होगा। कितने ही आप कथा में चले जाएं। अब मैं अभी आश्चर्य कर रहा था कि अपने तो अपन उपस्थिति के बारे में चिंता कर रहे हैं, और कल आज के या कल के पेपर में पढ़ा कि जो वो पंडित प्रदीप के 2 लाख लोग आ गए, और 2 लाख आ गए तो बुलाए, मतलब व्यवस्था की गई थी 1 लाख लोगों के लिए, 2 लाख लोग हो गए, भगदड़ मच गई, कुछ महिलाएं गिर गई, नहीं हो गई। व्यास जी महाराज की कथा में तो कोई आता ही नहीं है। जबकि इतनी उपयोग, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन वो देख लीजिए, बिना बुलाए लोग पूछ रहे हैं, बिना बुलाए से और कुछ नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, दिमाग में है, सामने आप देखिए, आपके सामने ये दृश्य है। तो ये जो एक स्थिति है, तो सबसे असली प्रश्न होते हैं। और अगर 2 लाख लोग आकर के अटेंड करके चले गए तो जीवन तो बदल जाना चाहिए था, वहाँ का समाज का जीवन चित्र ही बदल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं होता। वो फिर देखते हैं अगली कथा कहाँ है। ये तो ये पूछते हो कि महाराज का अगला प्रोग्राम कहाँ है। तो ये वास्तविक स्थिति को हमको समझना चाहिए। अब आगे चलिए, मैं सोच रहा था कि दिव्य प्रभा जी होने चाहिए थी। कारण क्या है कि अब देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट आया, ये दर्शन की बात मैंने की। अब एक और गलतफहमी आपकी दूर करना चाहता हूँ। यदि आप जैन, बौद्ध, वेदांत, सांख्य, योग दर्शन का नाम सुनकर उन्हें भारतीय दर्शन की धाराएं मान रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत है। ये बहुत समय सोचने के बाद में ये एक बहुत बड़ा वाक्य जिम्मेदारी से आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर भारतीय दर्शन नाम सुनकर के आपको ये दिमाग में आ जाता हो, या आप ये मानते हो कि भाई सांख्य हो, कि वेदांत हो, या ये है हो, या जैन हो, या बौद्ध हो, अगर ये आप भारतीय दर्शन के रूप में देख रहे हैं या उसकी धारा के रूप में देख रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। क्यों गलत है, अब आगे क्योंकि ये सब भारतीय दर्शन के प्रकार या संप्रदाय हैं, धारा नहीं है। ये जितने आपको मैंने नाम बताए ये तो सब भारतीय दर्शन के प्रकार है, टाइप्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी की धारा नहीं है। धाराएं भी तो, ये सब धाराएं भी तो कह सकते हैं, एक नहीं है। आगे सुनिए, आपकी बात का जवाब मिल रहा है, ऐसे ही नहीं कहता हूँ मैं कोई। तो ये सब भारतीय चिंतन नदी के तट पर बने घाट हैं, स्वयं नदी नहीं है। ये जितने दर्शन संप्रदाय बने हैं, वो जो धाराएं चल रही हैं, उन धारा के किनारे बने हुए बड़े बड़े घाट हैं। लेकिन घाटों को हम नदी नहीं कह सकते हैं, नदी को ही हम धारा कहेंगे। तो जो नदी बह रही वो तो देखो आप, वो तो समझो आप कहाँ रुके हुए हैं, घाट पर रुके हुए हैं। आप इस घाट पर रुके, वो उस घाट पर रुके, मैं इस घाट पर हूँ, आप इस घाट पे। तो आप तो किसी घाट पर रुके और यही मान रहे हैं मैंने तो गंगा में स्नान कर, अरे गंगा वहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ तक गई हुई है। यू डू नॉट सी दैट। तो ये तो बड़ा अजीब बात हुई ना। और आप कहते हो बस ये मेरे घाट के सामने से जो गंगा दिख रही है बस वही गंगा है। तो ठीक है, मान लेते हैं, आपकी इच्छा और आपकी संतुष्टि के मैंने माना, लेकिन ये तो एक व्यवहार की, लोक व्यवहार की वजह से माना गया है, बाकी तो क्या है। बाकी अगर आपको वाकई में गंगा को समझना तो देखिए ना वहाँ से वहाँ तक, तब आप समझेंगे गंगा क्या हुई।
तो ऐसे ही भारतीय चिंतन धारा को अगर आप समझेंगे तब जाके आप भारतीय चिंतन धारा समझ सकते हो, बाकी तो कोई मतलब नहीं। इनके माध्यम से आप देखते रहो, घाटों के माध्यम से अगर क्या कहते हैं भारतीय उसको देखते रहोगे तो देखते रहो आप, कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो ये बहुत स्थिति है। जैसे मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को उदाहरण दिया, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मनुष्य क्या होता है, तो और इसके बदले में, इसके उत्तर के बदले में आप मेरे सामने नाथूलाल चंपालाल को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं ये मनुष्य है। तो जैसे ये उत्तर गलत है, वैसे ही भारतीय दर्शन ये कि इन चीज़ों को बताना गलत है। मैंने पूछा मनुष्य क्या होता है, तो आपने यदि नाथूलाल जी बैठे ये मनुष्य है, चंपालाल जी बैठे वो मनुष्य है। अरे भाई तो मनुष्यों के प्रकार हो गए हैं, वेयर इज द मैन एज सच, तो वो कहाँ है? तो वो तो हुआ ही नहीं। तो ठीक इसी तरह दर्शन और उसके प्रकारों में भेद भी है और संबंध भी है, लेकिन दोनों एक नहीं है। इनमें भेद है, संबंध भी इन दोनों में, जैसे घाट का नदी से संबंध है, लेकिन दोनों एक नहीं है। जो अपन एक समझ लेते हैं वो एक नहीं है। तो दर्शन धारा को आपको समझनी है, भारतीय दर्शन धारा को समझनी है, भारतीयता का जो मैंने आपको अर्थ बताया उसके रूप में उन धाराओं को समझना है, और फिर उन धाराओं के खास खास बिंदुओं को इससे जोड़ना है। और अगर हम केवल दर्शनों के उसमें उलझ जाते हैं, संप्रदायों में, स्कूल्स में उलझ जाते हैं, तो अपन समझ ही नहीं पाएंगे कभी नहीं। क्योंकि आप जो कुछ देखोगे, मान लो जैन दर्शन से देखोगे, मैं देखूंगा मान लीजिए हिंदू धर्म से देख लिया या हिंदू दर्शन से देख लिया, किसी ने देखा तो योग दर्शन से देख लिया, तो ये जो सारी चीज़ है ये नहीं समझ में आती, नहीं आ सकती है, पूर्णता वाली बात नहीं आती है, या उस धारा को नहीं समझ सकते आप। चलिए आगे चलिए। तो भारतीय दर्शन की धाराओं को अब जो मेरे साथ दिक्कत आई, ऐसा नहीं कि जो मैं चीज़ आपके सामने कह रहा हूँ वो मैंने फेस नहीं किया, आपसे पहले मैंने इसको फेस किया है, और इसीलिए पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिखा है। भारतीय दर्शन की धाराओं को आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए मुझे 2-3 दिन तक बौद्धिक बेचैनी रही, बहुत ज़्यादा परेशान रहा मैं, और थोड़ा सा जिक्र मैंने आपको किया भी था कि कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे इस गुत्थी को सुलझाऊं। कौन सी गुत्थी? कि मैं धारा को पकड़ना चाहता हूँ, वो धारा मुझे मिली नहीं। संप्रदाय को तो बहुत 45 साल से अध्ययन कर रहे हैं, स्कूल्स को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, वो धारा पकड़ में नहीं आ रही है। तो भारतीय दर्शन का फलक इतना विस्तृत और व्यापक है, इतने प्रकार और उसके भेद और उपभेद हैं कि उनके नीचे बहती धारा को समझना, ढूंढना लगभग कठिन और असंभव सा ही लग रहा था। इतने सारे दर्शन संप्रदाय हैं, उनके और संप्रदाय हैं, उनके और सेक्ट हैं, उनके बीच में साली कौन सी धारा बह रही है। अब इसको अगर गोते लगा के देखना हो तो कहाँ जाएं, कैसे ढूंढें उसको, ये बहुत बड़ी अपने आप में, इट वॉज ए चैलेंज टू मी, यूँ कहना चाहिए। तो मैं इसके लिए समझना चाह रहा था, और इसलिए उन धाराओं के बारे में मुझे जो कुछ पकड़ में आया है वही मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं आपको, देखिए, मुझे बहुत खंगालने और डुबकी लगाने के बाद निम्न 3 धाराएं नजर आई, पूरे भारतीय घाटों के बीच में से बहती हुई। तो मुझे इसमें जो नजर आई वो मैं आपको बिल्कुल सरल रूप में रख रहा हूँ। पहली धारा ये मानती है कि ये जो जगत है ये ही सब कुछ है। पहली जो धारा है वो क्या मानती है, ये जो सारा दुनिया है ये दुनिया से, यही सब कुछ है, इस दुनिया से बाहर कुछ भी नहीं है। एक तरह की चिंतन धारा चली, मतलब ये। दूसरा देखिए, दूसरी धारा है कि जगत कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो जगत से बाह्य ही है, बाहर ही है, मतलब इस जगत में तो कुछ भी नहीं है, तो खोखला है, ये चला गया, एक ऐसी धारा है। और तीसरी धारा वो है जो मानता है जगत में भी कुछ है और जगत के बाह्य भी कुछ है। इस धारा को मिश्रित धारा कहा जाता है। तो 2 तरह की वो धाराएं हो गई, जो कहता है ये जगत ही सब कुछ है, इस जगत से बाह्य तो कुछ भी नहीं है, स्वर्ग व नरक वगैरह भी सब यही है, बाकी सब चीज़ें यही है, सब दुख सुख दुख वगैरह 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 सब यही है। अब चलिए आगे, तो ये कह देता है, अब क्या है, भारतीय चिंतन क्षेत्र में शताब्दियों से
इस वाक्य को समझ लीजिए। भारतीय दर्शन क्षेत्र में शताब्दियों से ये धाराएं बहती चली आ रही हैं और इन्हीं धाराओं के बहाव में भारतीय दर्शन संप्रदाय के घाटों का निर्माण या सृजन हुआ है। कैसे हुआ है, अब आइए। इसलिए मैंने नीचे आपको ये सीढ़ियाँ बता दी कि देखो इस सीढ़ियों से आप देख लीजिए। देखिए पहली है, जैसे पहली धारा से बने घाटों में, पहली धारा कौन सी है, जो कहती जगत ही सब कुछ है। इस धारा से बने हुए जो दर्शन संप्रदाय है वो वैशेषिक, मीमांसा और चारवाक दर्शन है। ये 3 प्रकार के दर्शन। दूसरी धारा से बने हुए दर्शन है वेदांत और बौद्ध दर्शन है। और तीसरी धारा से के किनारे के पर बने हुए घाटों का नाम है जैन, बौद्ध, सांख्य और योग दर्शन। ये 3 धाराएं हो गई। अब इन धाराओं पे ही नहीं रुका हूँ, आगे चलिए आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपको क्या है कि इसमें से बहुत सरल और संक्षेप में मैं आपको इन धाराओं को बताना चाहता हूँ। मतलब मैंने कह दिया कि ये 3 धाराएं, उनमें ये घाट बने हुए हैं। इतना से कहने तो कुछ मज़ा आया नहीं, अधूरा रह गया। तो हमको ये समझना है इन 3 धाराओं का मतलब क्या हुआ। तो मतलब हुआ कि पहली धारा का मतलब है जब दुनिया ही हमें सब कुछ लगती है तो बिल्कुल अच्छा सा तो लगता है। जो धारा ये कहती हो या जो भी दर्शन संप्रदाय, जो घाट आपको यहाँ से ये दिखाता है वो तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आप खुद भी तो ऐसे महसूस करते हो जो कुछ है सही है। मेरा रुपया, पैसा, परिवार, संपत्ति, दौलत, जायदाद सब है, तो यही तो सब कुछ है। मैं इसी के लिए तो मरे जा रहा हूँ, इसी के लिए पुण्य कर रहा हूँ, इसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो आपको तो ये लगेगा यस दिस इज ऑल, यही सब कुछ है और इसी में ही मेरे को लेना देना करना है। तो ये जो आपकी होती है वो है, क्योंकि जो दूसरी दुनिया की हम बातें करते हैं। देखो एक और आप ये पूछ सकते हो, वर्धमान जी पूछ सकते हैं कि साहब अगर ये करते तो इस दुनिया में रहते हम बहुत सारी दूसरी की बात करते हैं। लेकिन फिर ध्यान रखिए कि जो हम दूसरी दुनिया की बातें करते हैं वो भी इसी दुनिया को ठीक करने के लिए करते हैं। ये सब कुछ यही है, इसीलिए हम बातें करते हैं। अल्टीमेटली वो चीज़ घूम करके फिर यही आती है। अब इतना दान कर होता है कि भाई आगे आने वाला जन्म यहाँ वाला ठीक हो जाए। भाई जन्म तो वहाँ स्वर्ग में भी हो सकता है, वो ठीक नहीं होना चाहिए, कोई नहीं कहता। तो तू ये इतना दान कर, ऐसा कर्म कर ताकि तेरा आने वाला यहाँ का जीवन सही हो। आगे वापस आप इसी में आप आगे ना वापस यहीं पर कि ये सब दान पुण्य करो, ये अच्छे कर्म करो ताकि जो अगला जन्म हो रहा है वो क्या करोगे आप, यहाँ और अच्छा होगा आपको। तो हुआ तो यही। इसी तरह से आप देखिए कि जो इसी दुनिया के लिए हम बात करते हैं, जैसे आपने कह दिया कि आत्मा अमर है, किसी ने भी मान लो इस धारा वाले लोगों ने कह दिया आत्मा अमर है, तो वह सब भी तो इसी दुनिया के लिए है। और ऐसा कहने वाले भी जो कह रहे अमर है वो अमर रहे नहीं। भगवान आसमान में है और ये सब कुछ कहते धरती पर रहने वाले लोग कह रहे। तो अर्थ क्या हुआ कि कुल मिला के सारी स्थिति फिर रिकॉइल होकर के आपके इसी दुनिया के अच्छेपन के लिए, वहाँ के आनंद के लिए, वहाँ के सुख के लिए ही आ जाती हैं इस धारा में। दूसरी सुनिए, अब क्या हुआ, दूसरा इसकी आलोचना जो वो वाले धारा वाले लोग हैं जो कहते हैं ये दुनिया कुछ नहीं, बेकार है और जो कुछ है वो दूसरा जो बाह्य लोग है वही है। ऐसे कहने वाले पूछते हैं कि अगर दुनिया ही सब कुछ होती तो ये वैसी की वैसी हमको क्यों नहीं लगती है जैसे पहले लगती थी। वाई इज देयर चेंज। तो ये बदलाव क्यों हो जाता है। वही चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती थी कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद में पता नहीं क्या होता है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ना। मुझे जैसे मैं एक बार BHU में गया, वहाँ पे मैंने PhD के लिए एडमिशन लिया, तो एक मेरे मित्र जो अपने मेवाड़ के थे उन्होंने पूछा मुझसे कि तुमको आलू की सब्जी पसंद है। मैंने उनके हॉस्टल में एडमिशन लिया था तो मैंने कहा यार बहुत पसंद है। कि यही सवाल मैं 4 दिन के बाद पूछूंगा मैं, और 4 दिन के बाद पूछा तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। नाश्ता में आलू, दाल में आलू, सब्जी में आलू और पूड़ियों में आलू, पराठे बने तो आलू के, मतलब आलू ही आलू सर उसमें। तो 3 दिनों से पूछा भाई क्या हाल है आपका। आप छोड़, मैं माफ करो यार नहीं खाना मेरे को ऐसा। तो ये स्थिति है। इसलिए जो आप कहते हो ना, कभी कभी हमारे बहुत सारे मजाक में कहा जाता है आपको धन के प्रति आकर्षण, पद के प्रति आकर्षण सिर्फ इसलिए है कि बड़ी मुश्किल से मिलता है, पैसा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये हो जाए अगर ऐसा करते, अभी आपको मैं 10 करोड़ की लॉटरी खोल दी जाए, आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। आप ये कहते हो, मैंने एक बार जैन समाज में लेक्चर देते हुए ये कहा कि भाई आपको क्या चाहिए जीवन में,
मैं आपको थोड़ा हट के बता रहा हूँ, लेकिन ये इससे रेफरेंस वाला है। मैंने उसका क्या चाहिए आपको, और आपकी किसके लिए सारा कुछ। मैं कही जो महावीर स्वामी की भक्ति है ये तो सब बेकार की बात है। मतलब जैन समाज में कहना थोड़ा माने रखता है, लेकिन मैं जैसा था उस हिसाब से स्वीकार किया लोगों ने। मैं कहा ये तो सब बेकार की बात है। असली बात तो ये सारी भक्ति करके अपन सब लोग क्या चाहते हैं, चाहते ये कि बहुत बढ़िया मकान हो, ये हो, गाड़ियाँ हो, लाभ हो, वो हो, परिवार हो, सब हमारे अच्छे रहे, खाना पीना बढ़िया हो जाए, पहनना ओढ़ना अच्छा हो जाए, ये सारा। तो मैंने उनको मजाक में कहा, लेकिन वो बात सीरियस ही थी। मजाक में कही गई बात को समझने के लिए ज़्यादा जरूरी थी। कहा ये आपको ज़मीन चाहिए, प्लॉट चाहिए, नए अपन तलाश में रहते हैं, ये पूरे उदयपुर के जितने प्लॉट है, ये पूरा उदयपुर मैंने आपके नाम किया। कपड़े चाहिए आपको, बापू बाजार की सारी दुकानें मैंने आपके नाम कर दी, आप मालिक। और जो सोने चांदी चाहिए आपको, सारे जो अपने बापू बाजार जो घंटाघर वाले जो ज्वेलरी वाले हैं, वो सब आपके नाम कर दिया, सिर्फ एक शर्त के साथ, इस पूरे उदयपुर में ये सब दुकानें, ये सारी जेवरात की दुकानें, ये सब आपकी, लेकिन सिर्फ केवल अकेले आप इस उदयपुर में रहते हो। 3 दिन में आप पागल नहीं हो जाए और ये सारी चीज़ें नहीं हो तो आप देख लेना। मैंने कहा आप मेरा नाम चाहे बदल देना, 3 दिन में अगर आप पागल नहीं हो जाए इस उदयपुर में रहते हुए, व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस प्रॉपर्टी। सारे उदयपुर के प्लाटों के मालिक आप, सारी दुकानों में सामान ठुसा हुआ पड़ा, हजारों जितनी सारी चीज़ें हैं सोने चांदी की, सब आपकी, और सब चीज़ आपकी, पूरा उदयपुर आपका, आप पूरे उदयपुर नरेश, पर एक भी आदमी नहीं है। क्या अर्थ निकलता है कि आपकी जो खुशी आती है दूसरे से ही आती है, दूसरे के संबंध से ही आती है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप अकेले तो आप अपने, यू आर द वर्स्ट पर्सन फॉर योर सेल्फ। हम अपने आप के लिए तो सबसे बेकार के आदमी है। आप अपने के कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो कुछ हो रहा है वो दूसरे के माध्यम से हो रहा है। आपका परिवार है, आपके वो है, आपके ये चीज़ें, मित्र है, रिश्तेदार है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ क्या है, इन सब की वजह से आपके जीवन की वैल्यू है, तब आपको अच्छा लगता है। वो माइनस कर दीजिए आप इन सब को तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक स्थिति है इसको हमको समझना था। तो वो भी यही रहते हैं, तो इन्होंने इसकी आलोचना की है। तो जो कुछ कहते हैं वो कहते हैं कि जो दुनिया से बाहर है वही इम्पोर्टेंट। तो ये दुनिया मिलती है तो वो कहते हैं मिलने के बाद तो अनुभव ये नहीं होता, वरना महावीर स्वामी को या गौतम बुद्ध को ये दुनिया छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। भाई लोग राजा लोग मंत्री बनने के लिए एक दूसरे के कत्ल करना और धक्का देने के लिए तैयार है। पता नहीं क्या अपने आप को बनाना चाहते हैं, और वो तो इतना मिला हुआ राजपाट मिला के छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर वास्तविक होता तो रोकना चाहिए था। तो उन्होंने उस वास्तविकता को उस रूप में 100% रूप में नहीं स्वीकार किया, तो नए रूप में क्या है, ये आपका होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, दुनिया से जो बाहर है वही सब कुछ है, और वही वास्तविक भी है, असली भी है, और वही हमारे लिए जानने योग्य है, ये कहा गया इस धारा ने, दूसरी वाली धारा ने। और तीसरी धारा ने क्या कहा, जो कहती है कि थोड़ा सा ये सही है, थोड़ा सा बाहर का भी सही है, वो भी सही है, थोड़ा सा ये भी सही है। और इसलिए हम जो लोग हैं तीसरी धारा वाले हैं, जो थोड़ा ये मानते हैं थोड़ा वो मानते हैं, वो कहते हैं कि इसलिए हम इन दोनों से धाराओं से अलग हैं और हम सही हैं, इसलिए हमारी चिंतन धारा ही श्रेष्ठ है। वो ये कहते हैं तीसरे वाले कि हम दुनिया को भी कुछ मानते हैं और बाहर दुनिया से बाहर भी कुछ है उसको मानते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। अब विचार करके देखें तो तीसरी धारा वाकई में तार्किक, स्वीकार्य और समझ में आती हुई लगती है, लेकिन सामान्यतः ऐसा जो, क्योंकि हमको भी ऐसा ही लगता है कि वाकई में थोड़ा कुछ यहाँ भी और बाहर भी कुछ है भाई, तभी तो अपन मान रहे हैं कुछ कुछ ऊपर भी और यहाँ भी करते हैं। लेकिन ये खतरनाक स्थिति है। कारण क्या है इसका, ये खतरनाक स्थिति क्यों है अगर हम ऐसा मानते हैं तो? क्योंकि यह हमको किसी लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकती। लक्ष्य तक कब पहुँचेंगे भाई, ये रास्ता भी ठीक है, रास्ता तो आप चलोगे किस पे, ये भी रास्ता है वो भी रास्ता, चलोगे किस पे? जैसे अपन कहते हैं 2 नावों को सवार, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती और व्यक्ति की चेतना को त्रिशंकु की स्थिति में छोड़ देती है। आगे चलिए, इसलिए तीसरी धारा पर आपत्ति दोनों ओर से की गई है। जो तीसरी धारा है कि मिश्रित है, उस पर दोनों धाराओं की तरफ से एक आपत्ति गई है। उसकी वानगी थोड़ी सी आपके पास रखना चाहो। किस आधार पर दुनिया कुछ है या कुछ नहीं है, ये सही मानते हो आप? उन्होंने पूछा किस आधार पे ये मानते हो दुनिया कुछ नहीं है? कोई कहता है दुनिया कुछ है, ये आप किस आधार पे मानते हो? और आप जिस आधार पर इसे मानेंगे वो आधार भी तो कुछ सही होगा और कुछ गलत होगा।
वो जिस आधार पे, जिस कसौटी पे आप कस रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो कसौटी भी कुछ सही और कुछ दूसरी तरह की होनी चाहिए, तब जाके दोनों को जस्टिफिकेशन होगा। अगर आप एक ही करोगे तो दूसरा तो बेकार हो गया ना, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। तो ये स्थिति वो कहते हैं सब कुछ सही होगा तो उस आधार पर इस एक को सही कैसे माना जा सकता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात मैंने फिर आपके लिए समझाने के लिए इसको उदाहरण दिया, दो लोग लड़ रहे थे, एक कह रहा था ये सूरज है, दूसरा कह रहा था ये चांद है। गांव में लड़ रहे हैं दोनों लोग, ये सूरज है, दूसरा कह रहा था ये चांद है। उधर से तीसरा आदमी आता हुआ दिखाई दिया, उससे पूछा भाई तुम बताओ यार ये सूरज है ये चांद है। उसने कहा देखो साहब मैं हूँ परदेसी आदमी, मैं गांव में नहीं रहता हूँ, किसी और से पूछो आप। तो ये सही है ये सही है, मान लो ये पूछा तीसरी दानी के तू भी सही है तू भी सही है, ऐसे क्या जवाब हुआ आपका? तो नेचुरली वो मतलब उसका नहीं हुआ। और इसमें एक और बात जो आती है तार्किक रूप से जो चीज़ समझ में आती है, स्पष्टता और निश्चितता। विश्वास का न तो दुनिया में न दुनिया के बाहर कोई महत्व या मूल्य होगा, क्योंकि आपने थोड़ा ये भी सही बताया, मतलब कोई वो तो है ही नहीं, और न इसको बताया न उसको बताया, तो इससे अर्थ क्या हो जाएगा कि न ये चीज़ सही है पूरी तरह न वो चीज़ सही है, तो ये दोनों हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ से वहाँ तक काम चला हुआ है, वर्किंग ही है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। कारण क्या कि जो वर्किंग मतलब फॉर द सेक ऑफ वर्किंग अगर कुछ हो रही है तो सब किसी निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुँचते, और नहीं पहुँचते इसलिए क्या हुआ क्या होगा कि आप कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो, इस तरह की द्वंद्वात्मक स्थिति चलती रहती है, और इस द्वंद्वात्मक स्थिति के कारण एक लक्ष्य तक पहुँचना मुश्किल रहता है। इसलिए कहीं किसी सीमा पर जाकर के तो आपको कोई एक रास्ता, चाहे मान लो दो रास्ते यहाँ जा रहे पर एक रास्ते पर किधर निकलना पड़ेगा, और यही कारण है कि इसका हुआ। फिर मैंने आपके समझने के लिए इसका एक और उदाहरण दिया है, और वो एक सर्कस से दिया है। एक सर्कस चल रहा था, उसमें भालू बहुत अच्छा करतब दिखाता था। एक बार भालू मर गया, और भालू बहुत अच्छा करतब दिखाता तो भालू मर गया, तो उस मैनेजर ने सोचा अपनी तो पब्लिक आएगी नहीं और सर्कस चलेगा नहीं, तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, भालू की खाल निकल कर एडवर्टाइजमेंट निकल दिया, भाई हमें सर्कस में किसी को नौकरी देना चाहते हैं, और एक आदमी को सेलेक्ट कर लिया। बहुत सारे आ गए, उनमें से एक को सेलेक्ट कर लिया, भाई तुमने हमारा सर्कस देखा कि हाँ देखा साहब, कौन सा आइटम पसंद आया कि साहब वो भालू जो करतब दिखाता था सबसे अच्छा हुआ। बस तू जानता है उसके करतब को, ये खाल पहननी है तुझे और करना है। इसकी नौकरी की एक ही शर्त है कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तूने खाल पहन करके सर्कस में काम कर रहा है, ठीक है। उसने कहा ठीक था, मेरे का बेरोजगार आदमी नौकरी दे रहे हो आप, इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने स्वीकार कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ कि पिंजरा खुला रह गया, और उसके पिंजरे में वो शेर आ गया। अब उसने सोचा गई नौकरी भाड़ में यार, अपनी जान बचाओ, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा वो कि बचाओ बचाओ शेर आ गया भाई, मुझे मैं खाल पहन के बैठा हूँ उसके भालू का। तो शेर ने कहा भाई क्यों चिल्ला रहा है, तेरी भी नौकरी जाएगी मेरी भी नौकरी जाएगी। तो वो सर्कस ऐसे ही चल रहा था। तो ये सारा काम चलाओ मामला चल रहा था जिसमें इसी तरह का हो रहा है। तो ये काम चलाओ अगर आपको चलाना है तो ठीक है, कभी भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो जीवन में कभी भी झटका लग सकता है। तो ये सारी चीज़ थी। अब इन धाराओं पर मैंने वानगी के तौर पर आपको कुछ जो आपत्तियां या दृष्टिकोण हो सकते थे उनको दिखाया। तो क्या चिंतन धारा है, मुझे आपको ले चलना है आगे की ओर, इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ इन धाराओं की जो आपत्ति है ये तो ऐतिहासिक रूप से चलती रही है और इसी से विकास हुआ है। लेकिन अब इसमें अपने को जो समझने योग्य पॉइंट है वो ये है कि इस तरह की है, लेकिन इस ऐतिहासिक यात्रा ने जो मैंने शुरू की थी बहुत प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो चली आ रही है, इस ऐतिहासिक यात्रा में क्या हुआ, एक विकास किया। और विकास क्या किया कि इस तरह की धाराओं ने एक नई चीज़ को, नई स्थिति को जन्म दिया। क्यों जन्म दिया? क्योंकि एक असंतोष तो होता ही है। आपने चाहे दुनिया सब कुछ है मान लिया, उन्होंने दुनिया के बाहर ही सब कुछ है ये मान लिया, तीसरा आदमी आया कि भैया उसने कह दिया नहीं ये कुछ है ना वो कुछ है इसलिए मान लिया, पर फिर भी संतोष नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं असंतोष बना रहता है। तो जब ये असंतोष बना रहा तो इस असंतोष ने एक तरह से नई स्थिति को जन्म दिया और इसमें ये माना गया कि जो सत्य होना चाहिए, अब मैं आपकी बात दुनिया सही है या नहीं है
इसकी बात को मानूं तो इसमें सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा पहले सत्य को पकड़ो। तो सत्य को वो होना चाहिए कि सत्य वो है जिसकी अनुभूति होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो ट्रुथ हो तो बात अलग है। तो एक ऐसी धारा हुई कि ये सब बेकार के आपके विवाद हैं, जो आप चिंतन माथाफोड़ी कर रहे हो, माथापच्ची कर रहे हो, ये सब बेकार है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अनुभूति क्या हो रही है। क्या दुनिया है ये अनुभूति हो रही है, या दुनिया बेकार है ये अनुभूति हो रही है, या दुनिया से बाहर कोई चीज़ है इसकी अनुभूति हो रही है। अनुभूति क्या है? तो अनुभूति को इन लोगों ने पकड़ा। किन्होंने? जो इन तीनों धाराओं से असंतुष्ट रहे, तीनों धाराओं में शामिल भी रहे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहे, उन लोगों ने एक चीज़ को पकड़ा। अनुभूति ही निर्णायक होती है। अनुभूति क्या होती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब तक कोई चीज़ अनुभूति में ना आ जाए, उसमें न समा जाए, तब तक हम उसको क्या सत्य नहीं कह सकते कि ये चीज़ है। तो उसको उन्होंने किया, ये सब बेकार की चीज़ है, ये प्रायोगिक होना चाहिए। दुनिया वाकई में सत्य है या असत्य है या क्या है क्या नहीं है, ये क्या होनी चाहिए? प्रायोगिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो मैं मान सकता हूँ आपकी बात। ये बात उन्होंने कही। और इस बात को करने का क्या परिणाम हुआ कि सारे ही जो घाट बने हुए थे वहाँ पे प्रायोगिकता की बात शुरू हो गई, प्रैक्टिकल अप्रोच और अनुभूति की बात शुरू हो गई। और इसका एक उदाहरण है, आपको देता हूँ, और आप सब जानते हैं फिर भी देना जरूरी है। वो ये है कि साइंस ग्रेजुएट, उद्दंड लड़का और बहुत शरारती लड़का जाकर के सीधा बढ़ गया किससे? रामकृष्ण से। रामकृष्ण से भिड़ गया। वो कहता है कि आपने ईश्वर को देखा है क्या? ज़्यादा बेधड़क क्वेश्चन पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है क्या? क्योंकि वो अपनी क्लास में यही पूछा रहता, प्रोफेसर विल्सन से यही क्वेश्चन करता, आई डोंट नो। जिससे भी पूछता वो ये था। घर में पिताजी के साथ जो भी विद्वान लोग आते उनसे भी वो बैठक में यही क्वेश्चन पूछता था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर विल्सन ने कहा, प्रोफेसर विल्सन ने कहा कि तुम जाके उनसे पूछो भाई, मैं तो नहीं कह सकता कोई। तो रामकृष्ण के पास गया और वहाँ पूछा, बेधड़क जा करके, सब बैठे थे, सर को कुछ नहीं परवाह करके सीधा पूछ लिया, जैसा कि एक कॉलेज के नौजवान 20-21 साल का हुआ। तो जाकर पूछा, आपने ईश्वर को देखा क्या? उन्होंने देखा और कह दिया, हाँ बिल्कुल देखा है, जैसे तुमको इस कमरे में देख रहा हूँ वैसे ही देखा है। और जब ये कहा, अब आप देखिए, मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ बड़ी सार्थक रूप में कर रहा हूँ। क्या आपने ईश्वर को देखा है? अगर इस प्रश्न को पढ़े तो दो चीज़ें साफ होती है। ईश्वर जगत बाह्य है, देखना जगत के अंतर्गत है। विवेकानंद के प्रश्न में दोनों चीज़ें आ गई हैं। और इसका जवाब रामकृष्ण ने क्या करके दिया? हाँ देखा है, वैसे ही देखा जैसे कि तुम को मैं इसमें देख रहा हूँ। नरेंद्र ने दूसरा क्वेश्चन दाग दिया, और वो क्या था कि आप मुझे दिखा सकते हो? मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल दिखाते हैं, तो ये वो अनुभूति वाली बात आ गई। और इस अनुभूति के बाद में क्या हुआ कि फिर आगे जो कुछ हुआ सब आप जानते हैं कि उन्होंने कहा तुम ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने के लिए कह दिया, तो फिर कहा नहीं, मुझे तो डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्योंकि जो मकान था उनका, रामकृष्ण का, वो पास में रास्ता चलता था, खिड़की खुली हुई थी, तो खिड़की बंद कर दो, खिड़की भी बंद कर दी। फिर उसको कहा ध्यान नहीं लग रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनका बिल्कुल बंद कर दो, तो ये करो। फिर उसने कहा नरेंद्र कि मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं टिकता ही नहीं ध्यान। तो वो कहा कि तुम ऐसा करो कि अंदर कमरे में बाथरूम में चले जाओ। तो बाथरूम में चले गए कि यहाँ भी नहीं, वापस आके कहा यहाँ भी मन नहीं लगता, मन ध्यान नहीं टिकता है। फिर कहा कि ये नहीं हुआ, तो क्यों नहीं टिकता है? अब वहाँ तो डिस्टर्बेंस नहीं है। तो कहा कि ये है कि वो जो आपके नल है ना, वो नल टपक रहा है। तो विवेकानंद जो नल टपक रहा है उसी पे ध्यान लगाओ, और 10 मिनट बाद बाहर आ जाना। विवेकानंद ने उसी पे ध्यान लगाया नल में, और इतना कंसंट्रेट कर लिया, 10 मिनट के 1.5-2 घंटे हुए। रामकृष्ण को खुद देखने आना पड़े लड़के का हुआ क्या। और तब वो आते हैं और कहते हैं कि मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं टूटा, इतना अधिक वो हो गया। और जब वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि नहीं अब मुझे यही चाहिए, कैसे ये चीज़ हुई? दैट वाज एक्सपीरियंस। वो जो अनुभूति, तो उसके सारे ऊपर के प्रश्न सब खत्म हुए, जो अपन जिसके लिए माथापोटी कर रहे हैं, वो सारे प्रश्न उनके खत्म हो गए, और एक नई चीज़ उनको अनुभूति में आ गई। जो नई अनुभूति में आ गई, तो फिर रामकृष्ण ने आगे की बात बढ़ाई, और वो कहते हैं कि अंगूठा दबाया और कुछ किया, जो भी आगे का उनकी स्टोरी है वो सारी अलग बातें हैं। लेकिन कुल मिला के जो मैं पॉइंट आपको दिखाना चाहता है कि अनुभूति ही निर्णायक होती है।
आपकी जैसी अनुभूति है, मैं कितनी अपने आप की तारीफ करूँ, मेरे को जैसा आप समझोगे या मेरे बारे में जैसी आपकी अनुभूति वही वास्तविक होती है आपके लिए। तो यही स्थिति इनकी हुई। तो जितने ये घाट बने, जितने सारे दर्शन समुदाय, इन धाराओं में ये 3 धाराएं चलती रही, उसमें भी फिर धीरे धीरे कौन सी धारा आ गई? अनुभूति पूरक मूलक धारा। कि अगर कोई भी सिद्धांत लाइए आप, वो किसी के भी एक्सपीरियंस का, अनुभूति का भाग नहीं बनता है तो निरर्थक है, चाहे ऊंचा कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये आगे की जब बात चली है तो इस अनुभूति के प्रकाश में ही सारी बातचीत चली है। और ये अनुभूति की जो श्रेष्ठता है वो भारतीय चिंतन की, भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी आउटस्टैंडिंग विशेषता है, जो कहीं दूसरे दर्शनों में उस रूप में उपलब्ध नहीं है। चाहे वेस्टर्न हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, किसी में भी अनुभूति को इस रूप में क्या कहते हैं नहीं दिया गया। और मजे की बात यह हुई जब अनुभूति की के सिद्धांत की प्रमुखता आ गई तो फिर ये जितने भी, चाहे वेद उपनिषद हो, चाहे जैन आगम हो, चाहे बौद्ध आगम हो, योग सूत्र हो, मीमांसा सूत्र हो या कोई, इन सब में भी धीरे 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 अनुभूति ही प्रमुख होती गई और उसी को महत्व दिया जाने लगा या उसी के आधार पर चीज़ों को कहा जाने लगा। और इसके होने की वजह से एक बहुत बड़ी चीज़ हुई कि हमने इसको आधार ही मान लिया। मतलब भारतीय चिंतन के क्षेत्र में अनुभूति क्या हो गई? एक स्तंभ हो गई, एक कांटा हो गया, एक तरह का तराजू हो गई कि जिस पे तोला जाए और फिर उसको स्वीकार किया जाए। ये बहुत बड़ी बात हो गई। और इसके कारण तो ये कहा गया, देखिए अच्छा वाक्य मैंने लिखा आपके लिए, इस तरह अनुभूति ही किसी सिद्धांत, विचार, मूल्य या मान्यता की कसौटी बन गई। और इस कसौटी बनने से कितना अच्छा वाक्य लिखा है ये कि शास्त्रों में अनुभूतिहीन सिद्धांत को शव श्रृंगार कहा गया है। अच्छा शब्द, शव श्रृंगार। शव श्रृंगार, अनुभूति से रहित अगर कोई चीज है और सिद्धांत कितना ही अच्छा हो तो क्या है वो? शव श्रृंगार है। सिद्धांत बहुत ऊंचा है लेकिन शव है, प्राण ही नहीं है उसमें, अनुभूति ही प्राण है। तो जो अनुभूति प्राण है वही उसका महत्व है। इससे हमको पता चलता है कि अनुभूति कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितनी वो चीज़ है, उसमें अनुभूति का कितना स्थान, महत्व है और उसकी सर्वोच्चता और श्रेष्ठता नीत है, ये हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब कह दिया कि अनुभूतिहीन सिद्धांत शव श्रृंगार है, अगर ये कह दिया गया तो ये तो द होल मैटर एंड्स हियर। आप कुछ भी कहते रहो और आगे लाभता रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अब अगर हम अनुभूति के रूप में आते हैं तो इन अनुभूति के लिए हमारे सामने क्या आता है? केवल हमारे पास 3 स्टूल दिए हैं इन लोगों ने। किसका? उसको कहा गया है तंत्र, यह अनुभूति की तरफ ले जाने वाला है। फिर कहा गया योग, अनुभूति की तरफ ले जाने वाला है। और फिर कहा गया ध्यान, ये क्या है? अनुभूति के रास्ते हैं। तो मैंने इनको क्या किया कि इस रास्ते पर चलकर, अतः कोई भी स्वयं की रुचि, ये तीनों अपने आप में पूर्ण है। तंत्र अपने आप में पूर्ण है, योग अपने आप में पूर्ण है, ध्यान अपने आप में पूर्ण है। ये अनुभूति परक धारा है। और इस चूंकि अनुभूति परक धारा है इसलिए आपके लिए कोई भी रास्ता खुला है। आप एक रास्ते पे चल के देखिए और आपको नहीं लगा तो आप इधर हो सकते हो, आपको वो दूसरा रास्ता नहीं तो आप इधर आ सकते हो। कोई बंधन नहीं है, आप आज़ाद हैं, किसी भी के लिए करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जब आज में जाए तो इतिहास में ऐसे अनेक योगी हुए हैं जो बाद में तांत्रिक बन गए, और ऐसे अनेक योगी हुए हैं, ऐसे अनेक तांत्रिक हुए जो बाद में योगी बन गए, और ऐसे अनेक योगी हुए जो बाद में ध्यानी बन गए। तो ये कोई मतलब वो बंधन नहीं है। जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी अनुभूति सघन और गहरी होती जाए, आप उस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। तो तंत्र और योग और ध्यान, ये 3 ऐसे रास्ते बने, 3 ऐसे स्टूल बने जिन पर खड़े रह कर के आप उच्च अनुभूति को अनुभव कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक लिखा कि प्रौढ़ावस्था की जिन चिंताओं की ओर, आधुनिक प्रौढ़ावस्था की जिन चिंताओं की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने का तरीका या साधन जो है वो अनुभूति ही है। अनुभूति ही साधन है। जो चिंताएं आपकी हैं
या जो आज के आधुनिक प्रौढ़िकी है, वो सब उसी हैं। क्योंकि जो चिंतानुभूति आपको हो रही है वो किसी उच्चतर अनुभूति से ही परास्त हो सकती है। आपकी अनुभूति की सीमितता, संकीर्णता की वजह से वो सारी चीजें खड़ी हुई हैं। तो उनको कई करने के लिए उच्च स्तर की अगर कोई होगी और उस स्टूल पे खड़े रह करके अगर कुछ आप छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फिर ये जो सारी चिंताएं उनमें बहुत कुछ कमी आ सकती है, छू सकती है, परास्त किया जा सकता है। ये किसी व्याख्यान से, किसी उपदेश से या पिकनिक मनाने से ये समस्याएं हल नहीं हो सकती जो प्रौढ़ावस्था की हैं। आगे तो चलो आज पार्टी कर देते हैं, क्लब में वहाँ चले जाते हैं, जिमन कर देते हैं, ये कुछ नहीं होना, ये सिर्फ बहलाना है, बरगलाना है खुद को, बाकी इनसे कुछ होना जाना नहीं है। असली बात तो वही है कि जब तक आप उस स्टूल पर खड़े रह करके किसी अनुभूति को छू नहीं लेते हैं, पकड़ नहीं लेते हैं, तब तक आपकी जो लोअर लेवल की जो चिंताएं और परेशानियां हैं वो कभी परास्त नहीं हो सकती। इसलिए और अनुभूति के ऊंचे स्तर को छूने के लिए ये जो 3 स्टूल खड़े बताए गए हैं आपको कि आप इन पे खड़े होइए और ऊंचाइयों को छूजिए या अनुभव कीजिए, उनमें से किसी 3 में से किसी एक को चलना है। और चूंकि अगर आप ये करते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप इनको, मैंने एक मजाक में आपके लिए एक वाक्य लिख दिया है, चाहे तो आप इन तीनों को स्टूल भी कह सकते हैं और टूल भी कह सकते हैं। हाँ, आप चाहे तो टूल भी कह सकते हैं, टूल भी कह सकते हैं और स्टूल भी कह सकते। स्टूल पे खड़े होने की बात कर रहे हैं, इसलिए जब आप इस पे पहुंचना है तो आप किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, तो इसलिए आप वो भी कह सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि के साथ ये सारी मैंने आपको पृष्ठभूमि कर दी है। हमारी की आगे की वार्ता सानिध्य ग्रुप में तंत्र, योग और आसन पर रखी गई है। मतलब इसलिए ये पूरी बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी थी। मैं न तो योगी हूँ, न तांत्रिक हूँ और न ध्यानी हूँ, किंतु इन सब का अनुरागी हूँ। ठीक है। और अनुराग अनुभूति का छोटा भाई है। आपका अगर अनुराग नहीं होता तो यहाँ सानिध्य गुरु की वार्ता सुनने आप नहीं आते। ये अनुराग ही है जो आपको यहाँ लाया है। तो इसलिए अनुराग होना पहले जरूरी है, अनुभूति से पूर्व। इसलिए मैंने उसको छोटा भाई कहा कि अनुराग होना बहुत आवश्यक है। आप भी अनुराग न होता तो सानिध्य ग्रुप में नहीं आते। आपके इसी अनुराग भाव के आधार पर आगे की चर्चा हम किस में करेंगे? तंत्र, योग और ध्यान पर करेंगे। और इसमें कुछ क्रियात्मक क्रियाएं करेंगे जो शांत वातावरण में होनी चाहिए, और उसमें मैं आपके सामने उन क्रियाओं को रखना चाहता हूँ। इसी पृष्ठभूमि के लिए ये वार्ता रखी गई थी। आप सब लोगों ने इस वार्ता को ध्यान से सुना, आनंद लिया होगा ऐसा मानता हूँ। मेरी मेहनत सार्थक हुई होगी ऐसा मानता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। वृद्धावस्था की जो स्थिति आपने बताई है, उसमें खाली उसका ऋणात्मक पक्ष ही क्यों? उसका धनात्मक भी तो ठीक है, बिल्कुल सही है। जिसे आप प्लस पॉइंट कह रहे हैं, वर्चुअली मैंने इसको इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। क्योंकि कितने लोगों से चर्चाएं की गई हैं जिनके पास दिखती हुई सब कुछ सुविधाएं हैं, अच्छा परिवार है, वेल प्लेस्ड सब लोग हैं, बड़ा सारी चीज़ों की चर्चा की। लेकिन जब मेरी निकटता बढ़ती है और मैं उनसे चर्चा करता हूँ या कभी मेरे बारे में वो लोग बात करते हैं, तो मुझे जो बातचीत लगी तो लगी इसके बावजूद इतने सारे सब कुछ से घिरे होने के बाद भी उनका मन निर्द्वंद नहीं हो पाता है। और चूंकि वो नहीं होता तो समस्या तो वो जो समस्या नहीं है उसके लिए तो अपने को समाधान करना ही नहीं है, जो समस्या है उसके लिए समाधान करना है, तो उसके लिए इसलिए उस पर ध्यान दिया गया। अब मैं अगर उनके सुविधाओं की, उनकी बहुत अच्छे उसकी या स्वास्थ्य संबंधी जो, इसलिए मैंने मनोभौतिक बात कही है। मन की बात ज़्यादा हुई, भौतिकता की बात में तो आपके हुई भौतिक में, भाई गरीब आदमी तो मेरा इलाज नहीं होती तो भाई आयुष्मान योजना में जा तू रजिस्टर करा, और बहुत सारी चीज़ें दूसरे रूप में हो सकती, सामाजिक और आर्थिक रूप में अलग चीज़ होगी। पर इन सब से जो वंचित नहीं है उसका लाभ है। उसकी मन की स्थिति के बारे में क्या करें, क्योंकि जो चीज़ें उपयोगी होंगी वो तो उसी के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप क्या समझते हैं कि मुकेश अंबानी को कोई चिंता है या कोई वो नहीं होगी क्या, कोई बिल्कुल माइनस है क्या वो, है ना? वो भी तो कहीं ना कहीं आहत है इन बहुत सारी चीज़ों से। तो उनसे वो चीज़ नहीं सुधरती है। उस चीज़ को सुधारने के लिए तो आपको ऊंचा ही उठना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके आप कोई चीज़ पकड़ सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं
तो कोई वो नहीं हो, तो फिर कोई भी वो नहीं हुआ, आप उन्हीं में गिरे रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो अपना पर्पज़ यही था कि अगर हम तंत्र या इस पे बात करें तो कम से कम ये होना चाहिए कि कैसा भी हमारा हो तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई ना कोई चीज़ तो है जो हम कमी के रूप में, अभाव के रूप में महसूस करते हैं। तो उसको दूर करने का क्या तरीका है? तो दूर करने का तरीका जो बताया गया है, शास्त्रों में जो बताया गया है, उस पर चलना है, आपको समझना है, फिर आगे अपने आप को चलना है। बाकी वहाँ कोई साथी नहीं होता है, आपको ही चलना है आगे। लेकिन आज थोड़ा सा आपको वो कर सकते हैं और ये बात हो सकती है। तो जो सुविधाओं की और बहुत उज्ज्वल पक्ष की बात करें तो उसमें तो कोई बाधा या प्रश्न ही नहीं है। उसमें तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है दैट वी हैव टू सॉल्व, और उसमें ये चिंतन धाराएं क्या सहयोग कर सकती हैं, क्या उपयोगी हो सकती हैं, वही अपना प्रश्न था। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिनके पास सिर्फ सक्सेस स्टोरी है वो इन स्टूल्स पे नहीं चढ़ेगा, नहीं सक्सेस वो स्टोरी उसी को है, मान- लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम उसके मानने का अनुराग नहीं होगा इसमें। अनुराग नहीं होगा। करेक्ट जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि ये अनुराग ही नहीं होगा उसका इसके प्रति। जब अनुराग नहीं हुआ तो वो क्यों आगे बढ़ेगा? भाई ठीक है, ज़्यादा वो अनुराग तो वर्तमान जी ये इस पे होगा कि भाई मैं इससे और ज़्यादा क्या प्राप्त कर लूँ, वो तो इसमें अनुराग ये होगा कि मेरी ये संपत्ति 2 करोड़ और हो जाए, 5 करोड़ हो, मतलब उसका तो वो भी नेगेटिव पक्ष ही हुआ ना। तो वो नेगेटिव मतलब कुल मिला करके आप मिल जाओ तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। हाँ। उसको ले फिर अंतर्द्वंदता शुरू हो जाएगी। साइंटिस्ट भी फैमिलियर को अनफैमिलियर तरीके से देखता है, तो साइंटिस्ट भी तो विज्ञान इसलिए दर्शन है, लेकिन विज्ञान में फिर वो जो अपन आगे की बात की अनुभूति पराग ने, उसको कोई लेना देना है? अनुभूति नहीं है वो विज्ञान तो में। वो आंतरिक अनुभूति की तो फिर बात ही नहीं कर पाते। वो कहते वी डोंट नो दिस। बाकी फैमिलियर को अनफैमिलियर तरीके से तो वो भी देखता है। बिल्कुल सही है। तो साइंस इसलिए तो साइंस और दर्शन कोई अलग नहीं है। तो तर्क वहाँ भी है, सत्य की खोज वहाँ भी है। वो आपने पिछले बार अपन ने वही विज्ञान और दर्शन पे वहाँ पे पूरी चर्चा की बहुत है। अच्छी चर्चा थी, लोग याद करते हैं आज भी उसको। वो इसी पे चर्चा की थी कि क्या विज्ञान और दर्शन और कैसे भिन्न है और कैसे एक है। एक बात आपने कही थी कि भारतीय दर्शन, भारतीयता की जहाँ बात हुई तो उसमें सामूहिक चेतना एक वर्ड आया। जब सामूहिक चेतना अगर है तो फिर वो अनफेमिलियर तो सबको फेमिलियर ही हुई वो तो। बिल्कुल। तो जो भारतीय जो है ना, तो भारतीय चेतना में अनुभूति वाली चेतना भी शामिल है, जिसमें आप भागीदार नहीं हो, जिसमें आप सामूहिक नहीं हो, वो बहुत अल्पमत में है। और अच्छा, चूंकि अल्पमत में है तो बाकी दूसरे परेशानियां समाज में दूसरी तरह की है, जी जी। ये हो जाता है। तो वो व्यापक चेतना का तो ये भी तो भाग है, अनुभूति वाला पक्ष भी तो है उसमें, जिससे अपन सब लोग बहुत सारे वातावरण की वजह से वंचित है। हमारी नई पीढ़ी तो और ज़्यादा वंचित है। अपन तो फिर भी थोड़े उम्र के कारण कुछ अनुभव छींटे पड़े हुए हैं अपने पर, लेकिन ये नहीं होता है। अब मैंने सोचा था कि इस वार्ता का एंड करने से पहले एक छोटा सा प्रयोग आप पर 2 मिनट का करवाना चाहता हूँ। अवश्य। ठीक है ना? आप एक कमर सीधी करके हाथ घुटनों पे रखें। क्योंकि ये थोड़ी भूमिका मुझे बनाना है, इसलिए अपन एडिशन कर रहे हैं थोड़ा सा अपने सानिध्य ग्रुप में। अब आपको क्या करना है, एक बार गहरी सांस लेके छोड़ना है। मैं थोड़ा विधि बता देता हूँ। फिर आपको दोनों आँखों की दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना है और बहुत संतुलित रूप में श्वास छोड़ना और निकालना है। इस तरह की बात है। तो ये 2 मिनट का आपको प्रयोग करना है। आप खुद ही महसूस करेंगे क्या हो रहा है। तो सिर्फ आधी आंखें खुली आधी बंद, और इसका सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा, नाक की बिल्कुल पॉइंट पर, नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। स्वस्थ हो जाए। ये प्रयोग आप करें
मेरा कहना है कि ज़रूर इसको नहाने के बाद आप एक बार करें। इसमें क्या हुआ, श्वास जब संतुलित होता है और आपकी दृष्टि भी सीमित होती है तो आपकी मानसिकता पर ये स्मृति और एकाग्रता को बढ़ाने वाला है, इसलिए बहुत अच्छा रहता है। और संतुलित होने से आपकी मानसिक स्थिति भी संतुलितता की ओर बढ़ती है। ये प्रयोग नहाने के बाद 2 मिनट 5 मिनट ज़रूर करना चाहिए, और जिसमें कुछ लगता नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, शांत रूप से बैठ करके करें। ज़्यादा देर करने से आंखें तो दर्द सी करने लगती है। हाँ, तो ज़्यादा नहीं करना है, 2 मिनट ही शांत। इसलिए मैंने उतना ही कम ही कहा। अब आप एक थोड़ा सा वाक्य को ध्यान दीजिएगा। दृश्य को देखने की दृष्टि का नाम दर्शन है। जो भी दृश्य हमारे सामने उपस्थित है, समाज का हो, प्रकृति का हो, किसी और का हो, दुनिया का हो, परिवार का हो, जो भी दृश्य आपके सामने है, उस दृश्य को देखने की जो दृष्टि है उसका नाम है दर्शन। तो दर्शन एक दृष्टि हो गई, इट्स ए व्यू पॉइंट, जो उसको देखने का वो हुआ। यह दृष्टि चाहे पश्चिम की तरफ हो या पूर्व की तरफ से हो, उस दृश्य को समझने की, उस दृश्य को देखने की, तो उस दृश्य को देखने की जो दृष्टि हो, चाहे ईस्टर्न स्टाइल से हो चाहे वेस्टर्न स्टाइल से हो, वो क्या कहलाएगा? वो दर्शन कहलाएगा। अब दूसरी एक और चीज़ समझिए इसमें, दृष्टि किसी दृष्टा की होती है। कोई भी दृष्टि बिना दृष्टा के तो हो ही नहीं सकती। भाई देखेगा तब जबकि कोई देखने वाला होगा। तो जो देखने वाला है वो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए दृष्टि किसी दृष्टा की होती है, इसीलिए उस दृष्टा को दार्शनिक कहा जाता है। अब आप एक थोड़ा सा वाक्य को ध्यान दीजिएगा। दृश्य को देखने की दृष्टि का नाम दर्शन है। जो भी दृश्य हमारे सामने उपस्थित है, समाज का हो, प्रकृति का हो, किसी और का हो, दुनिया का हो, परिवार का हो, जो भी दृश्य आपके सामने है, उस दृश्य को देखने की जो दृष्टि है उसका नाम है दर्शन। तो दर्शन एक दृष्टि हो गई, इट्स ए व्यू पॉइंट, जो उसको देखने का वो हुआ। यह दृष्टि चाहे पश्चिम की तरफ हो या पूर्व की तरफ से हो, उस दृश्य को समझने की, उस दृश्य को देखने की, तो उस दृश्य को देखने की जो दृष्टि हो, चाहे ईस्टर्न स्टाइल से हो चाहे वेस्टर्न स्टाइल से हो, वो क्या कहलाएगा? वो दर्शन कहलाएगा। अब दूसरी एक और चीज़ समझिए इसमें, दृष्टि किसी दृष्टा की होती है। कोई भी दृष्टि बिना दृष्टा के तो हो ही नहीं सकती। भाई देखेगा तब जबकि कोई देखने वाला होगा। तो जो देखने वाला है वो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए दृष्टि किसी दृष्टा की होती है, इसीलिए उस दृष्टा को दार्शनिक कहा जाता है। छठे अध्याय में भगवान ने यही तो ध्यान की प्रक्रिया यही तो बताई है। शुद्ध की है, लेकिन करने वाली बात ये बस अनुभूति है। बातें तो बहुत सारी, जो मैं कहूँगा नहीं, कुछ भी नहीं होगी, प्रयोग तो नहीं है, बस नहीं है। मतलब अनुभूति के निकट चले जाते हैं। अकेलेपन की वजह से कई बार बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, बट सामूहिक चेतना समूह का अलग-अलग अलग बढ़ जाती है, अलग-अलग वो बढ़ जाती है। और जब सामूहिक तो ये प्रार्थना है। जो होती है वो कई गुना असर होती है। इस तरह से वो हो जाता है। तो वो फर्क है। इसलिए ध्यान केंद्र में जाने से जो समूह के अंदर जो ध्यान की प्रक्रिया बनाते हैं तो उसका बस आप उसी से जाए तो ये हो जाता है। तो आगे की वार्ता जब अपन करेंगे तो मेरा इस मन में उसका एक जो दृश्य है वो यही है कि कुर्सियाँ होनी चाहिए, थोड़ी 2-2 फीट की दूरी पे होनी चाहिए। वहाँ पे आप अपन जितने भी सदस्य सब बैठेंगे और उसमें जो वार्ताकार होगा उसको थोड़े मूवमेंट करने की स्पेस होनी चाहिए। अच्छा, ताकि आपके पास आकर के करना चाहिए, ताकि मैं कुछ जो क्रियाएं करूँगा उसके कुछ प्रयोग आपके साथ कर सकें और आपकी उस अनुभूति का आपको भी लाभ मिले और मुझे आगे किस रूप में सुधार करना है वो भी पता चले। तो ये थोड़ी सी चीज़ अपन करें तो उसके लिए थोड़ा शांत वातावरण और ये अनडिस्टर्ब वो हो, जितना डिस्टर्ब ना हो उतना अच्छा होगा, उतना लाभ होता है। तो वो अपन करेंगे उस तरीके उस पर करेंगे, अपने सबके अनुकूल जो अवसर होगा उसके हिसाब से है। उसके लिए भी फिर अपनी तैयारी के हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। और इसमें भले क्रम आपको ये दिया हुआ है तंत्र, योग और ध्यान, लेकिन मैं तंत्र में सबसे लास्ट करूँगा।
थोड़ा गहरा है और उसको संभालना भारी पड़ सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको सबसे बाद में लूँगा। पहले मैं ध्यान से शुरू करवा करके फिर योग पे आऊँगा और योग से फिर उस पर करेंगे। और इससे पहले भी मुझे कुछ 3-4 मतलब कम से कम 20 मिनट तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा ये चीज़ क्या होती है, क्या है, ताकि जब हम क्रियाएं करें तो उसमें वो चीज़ शामिल रहे आपके, तो वो बतानी पड़ेगी। हाँ, वो नहीं तो उपयोग ही नहीं हो गया। बिल्कुल एक आदमी संतुष्ट हो जाने को दूसरे कहते मैंने जरूरत ही नहीं, अरे मैंने जरूरत है तो तेरे लिए थोड़ी, बाकी सबके लिए। बाकी सबके लिए, बाकी सबके लिए। यार आपको 11 से तो बाकी लोग खाना नहीं खाएंगे। पर इसके अतिरिक्त एक और बात भी है, कोई भी पूर्णतः तो संतुष्ट नहीं ही हो सकता, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी बाबत के अंदर अभाव या कुछ मतलब और एडिशन की आवश्यकता तो महसूस हर समय, हर युग में, हर काल के अंदर, हर आयु के अंदर तो उसको महसूस रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं अब तो मैं मतलब पूर्णतः संतुष्ट हूँ, वो भाव तो कभी आ ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमी भी उसको महसूस तो होती ही होगी, निश्चित रूप से होती होगी। ये बात तो है। बोलूँ आपको